अंडरग्राउंड गोल्डन डक एग। सविता सवेरे सवेरे सूखी लकड़ियां लाने जंगल गई थी। उसे बीच रास्ते में एक बत्तख का बच्चा अकेला दिखाई देता है और चील उस बच्चे पर ऊपर मंडरा रहा था। सविता उस चील को भगाने की कोशिश करती है। भाग जा यहाँ से चील, उड़ उड़। उस पर पत्थर फेंकती है और पास से एक लकड़ी उठाकर उसे भगाने की कोशिश करती है। सविता उस बच्चे को उठाकर उसे तालाब के पास छोड़ देती है, लेकिन वो बच्चा पानी में जाने के बजाय उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब सविता की नजर उस पर जाती है तब वो कहती है, क्या हुआ तुम्हें? पानी में नहीं जाना? ठीक है, फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। सविता सर पर सूखी लकड़ी और उस पर बत्तख के बच्चे को बिठाकर घर लेकर आती है। घर में उसके पति गणेश बत्तख को देखकर कहता है, अरे अब ये तो किसे उठा लाई है जंगल से? ऐसे करते करते तुमने तो प्राणी संग्रहालय शुरू कर दिया है घर में। बकरियां, मुर्गियां और अब ये बत्तख। बेचारे है जी ये सब, इन्हें बोलना नहीं आता, पर ये प्यार के भूखे रहते हैं और वैसे ही इनके लिए ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सविता पहले भी ऐसे ही जंगल से बकरी और मुर्गियों को और कई सारे जानवरों को बचा कर लाई थी। एक बकरी और एक मुर्गी से आज सविता के पास काफी सारी बकरियां और मुर्गियां हो गई थी और उन पर ही उनका घर चलने लगा था। सविता उस बत्तख को अपने बाकी के जानवरों के साथ रखती है और उनसे कहती है, देखो आज से ये बत्तख भी हमारे साथ ही रहेगा, तुम सब इसका अच्छे से ध्यान रखना, समझे ना? सविता बत्तख को बकरी और मुर्गियों के पास छोड़ देती है। तब एक मुर्गी बत्तख का स्वागत करते हुए कहती है, आओ आओ बत्तख, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। मुझे पता है कि हमारी मालकिन ने ही तुम्हारी जान बचाई होगी, पर हाँ ध्यान रखना, हमारी मालकिन को कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। वो जैसे कहे वैसे ही करना। बत्तख बाकी के जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि अचानक से गणेश का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। उसके इलाज के लिए काफी खर्चा आने वाला था। ये देखकर सविता टूट जाती है और अपना दुख अपने जानवरों के साथ बांटती है। तुम्हारे मालिक तो आँख ही नहीं खोल रहे हैं, ऊपर से इतना सारा खर्चा, पता नहीं क्या हुआ ये सब अचानक से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। सविता रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। तब मुर्गी और बकरी बत्तख के पास आते हैं और कहते हैं, बंद करो ये दुखी होने का नाटक। जब से तुम आए हो ना, तब से हमारे मालकिन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुम मनहूस हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तभी सब ठीक हो जाएगा। सारी बकरियां और मुर्गी बत्तख को अकेला कर देती है। बत्तख को भी सविता का दुख देखा नहीं जाता। तब बत्तख मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कुछ तो चमत्कार करो जिससे मेरे मालिक ठीक हो जाए और मेरे सर से मनहूस होने का इल्जाम भी दूर हो जाए। बत्तख भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय में जमीन पर एक रोशनी गिरती है। तब बत्तख जहाँ रोशनी गिरी थी उस जगह को खोदने लगता है। बकरी और मुर्गी तो बत्तख की हरकत को देखते ही रहते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं कहते। वो बत्तख दिन भर खुदाई करने के बाद देखते ही देखते उससे एक अनजाने में बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसमें एक सोने का अंडा होता है। तब बकरी और मुर्गी जोर जोर से आवाज देने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सविता बाहर निकलती है और उस गड्ढे से अंदर जाती है तो देखती है उस अंडरग्राउंड में एक सोने का अंडा रहता है। उसे देखकर वो चौंक ही जाती है और कहती है, सोने का अंडा? ये तुमने दिया बत्तख? इस सोने के अंडे को बेचकर तो मेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी, इनका इलाज शुरू हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बत्तख। सविता उस अंडे को अंडरग्राउंड से बाहर निकालकर उसे बेच देती है और आए हुए पैसों से गणेश का इलाज करती है। सविता को खुश देखकर मुर्गी बत्तख से कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर देखो आज तुम्हारी वजह से मालकिन कितनी खुश हो गई। बत्तख फिर से बाकी जानवरों के साथ खुशी से रहने लगता है और कुछ ही दिनों के अंदर गणेश भी ठीक होकर घर वापस आ जाता है। इस तरह वो अब सभी खुशी खुशी मिलकर जीवन जीने लगते हैं। गोल्डन ट्रैक्टर। सिंहगढ़ गांव में गंगा नाम के किसान को अपनी पत्नी पार्वती से 2 बच्चे हुए। गंगा ने अपने बड़े बच्चे का नाम लंकेश और छोटे बच्चे का नाम रमेश रखा।
गंगा खेती बाड़ी करके दोनों बच्चों को बड़ा करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं गंगा की उम्र हो जाती है और अब वो बहुत थक चुका होता है, जिस वजह से वो अब खेती करना छोड़ना चाहता है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, पार्वती, अभी मुझसे पहले जैसा काम नहीं करना होता। जी हाँ, उम्र भी हो चुकी है अब तो। मेरे ख्याल से यही सही वक्त है अपने दोनों बेटों में काम बांट देने का। ठीक है, लेकिन खेती की जिम्मेदारी किसे दूं? कैसे पता करूं कि कौन लायक है कौन नहीं? मेरे ख्याल से आप उन दोनों की एक परीक्षा लीजिए, पता चल ही जाएगा खेती संभालने के लिए बड़े और छोटे बेटे में कौन लायक है। दूसरे दिन सुबह पार्वती अपने दोनों बेटों को अपने बाबूजी के पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो लंकेश और रमेश, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। तुम्हारे बाबूजी खेती की जिम्मेदारी तुम दोनों में से किसी एक को देना चाहते हैं। ये बात सुनकर बड़ा बेटा लंकेश कहता है, हम दोनों भाइयों में बड़ा मैं ही हूँ, इसलिए खेती की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, इस बात का फैसला तुम्हारे बाबूजी ही करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गंगा अपने दोनों बेटों को घर के गराज में बुलाता है और कहता है, देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 ट्रैक्टर है, जिसमें एक ट्रैक्टर सोने का है, जिसको मैंने लाल रंग से रंग दिया है। तुम दोनों को एक एक ट्रैक्टर को संभालना है और खेती भी करना है, लेकिन ट्रैक्टर का रखरखाव भी साथ में करना है। तुम दोनों ये काम जितनी ईमानदारी और सच्चे दिल से करोगे, वो सोने का ट्रैक्टर और खेती की जिम्मेदारी मैं उसी को दूंगा। गंगा अपने दोनों बेटों को ट्रैक्टर देकर उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत देता है। दोनों बेटे अपने अपने ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं और काम पर लगते हैं। दोनों शुरुआत में बड़े ही जोश से काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बड़ा बेटा लंकेश काम करने से कतराता है और खेत में ट्रैक्टर को खड़ा करके उसके ऊपर ही सो जाता है। लेकिन रमेश बहुत मेहनत करता है और अपने ट्रैक्टर का भी अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे रोज साफ और स्वच्छ भी रखता है। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं और बाबूजी से मिलने का वक्त आता है। तभी बड़ा बेटा लंकेश सोचता है, अरे बाप रे, इतने जल्दी 15 दिन बीत गए। मुझे पता है कि मेरा ही ट्रैक्टर सोने का है और मुझे ही खेती की जिम्मेदारी मिलेगी। चलो ट्रैक्टर का थोड़ा पेंट निकाल कर देखता हूँ आखिर सोने का ट्रैक्टर दिखता कैसे है। लंकेश ट्रैक्टर का थोड़ा पेंट निकाल कर देखता है, लेकिन उसे अंदर कोई सोना नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद दूसरी जगह से देखने पर सोना दिख जाएगा, इसलिए वो दूसरे जगह पर ट्रैक्टर का पेंट निकाल कर देखता है। ऐसा करते करते वो पूरे ट्रैक्टर का पेंट उखाड़ देता है, लेकिन उसे सोने का ट्रैक्टर नहीं दिखता। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, अरे क्या माँ, क्या बाबूजी हमें धोखा दे रहे हैं? मैंने पूरे ट्रैक्टर का पेंट उखाड़ कर देखा, लेकिन कहीं से भी सोने का ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई बात नहीं बेटा, तुम ज्यादा सोचो मत। रात हो गई है, अभी सो जाओ। कल बाबूजी से पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। दूसरे दिन सुबह पार्वती दोनों बेटों को बुलाती है। चलो मेरे दोनों बच्चों, बाबूजी से मिलने का समय आ गया है। समय आ गया है कि किसे खेती की जिम्मेदारी मिलेगी ये जानने का। दोनों भाई बाबूजी के पास आते हैं। लंकेश का ट्रैक्टर देखकर गंगा बड़ा परेशान होता है और उसे कहता है, मेरी सारी की सारी खेती आज से रमेश संभालेगा। ये सुनकर लंकेश कहता है, अच्छा बाबूजी, तो ये आपका प्लान है। रमेश छोटा है ना, आपका सबसे लाडला भी तो है वो। आपने जानबूझकर सोने का ट्रैक्टर उसे ही दिया था। ऐसा कहकर लंकेश पत्थर से रमेश के ट्रैक्टर का पेंट निकालता है, लेकिन वो ट्रैक्टर भी सोने का नहीं रहता। ये देखकर गंगा कहता है, तुम दोनों को मैंने कोई सोने का ट्रैक्टर नहीं दिया। सोने का ट्रैक्टर तो वो वहां मैंने छुपा कर रखा है। तुम परीक्षा में फेल हो गए लंकेश। अपने छोटे भाई की तरह मेहनत करते तो खेती की जिम्मेदारी और सोने का ट्रैक्टर तुम्हें ही मिलता। इस तरह से गंगा रमेश को खेती की जिम्मेदारी और सोने का ट्रैक्टर दे देता है। रमेश भी बहुत मेहनत और लगन से खेती संभालता है और लंकेश को उसकी मदद करने के लिए रखता है।